अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। यहाँ पे देखें दो चीज़ें हैं, एक इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है टू डायमेंशंस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो मोशन है वो अब स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं होगी। यहाँ पे पहले तो हमारे पास इनिशियली जो बॉडीज़ हैं वो इनिशियली तो स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं, दोनों एक ही लाइन के अंदर है, लेकिन टकराने के बाद इस तरह की सिचुएशन होगी कि एक बॉडी एक तरफ और दूसरी तरफ स्कैटर कर जाएगी। यानी कि यहाँ पे अब दो डायरेक्शंस होंगी या फिर दो हमारे पास एक्सिस इन्वॉल्व होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, क्योंकि दो एक्सिस इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस। इसीलिए अब इस मोशन को हम कह रहे हैं या इस कोलिजन को हम कह रहे हैं टू डायमेंशन के अंदर हमारे पास अब कोलिजन है। ठीक है जी। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास अब कुछ रिलेशंस आएंगे। यहाँ पे देखें क्योंकि हमारे पास जो कोलिजन है ये इलास्टिक भी है और टू डायमेंशन के अंदर भी है, या फिर इलास्टिक कोलिजन है। तो जब कोलिजन इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक होती है तो मोमेंटम दोनों केसेस के अंदर कंजर्व है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोलिजन है इलास्टिक। तो इसलिए दोनों चीज़ें अब कंजर्व होगी, एक हमारे पास मोमेंटम भी कंजर्व होगा और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व होगी। ठीक है जी। तो दोनों चीज़ों को हम कंजर्व दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मोमेंटम है ये हमने अब यहाँ पे नई चीज़ ये होगी कि जो मोमेंटम है हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी देखना होगा और हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी देखना होगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि हमारे पास अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन अब बाकी नहीं रही। पहले तो स्ट्रेट लाइन के अंदर होती थी, लेकिन यहाँ पे अब ये हुआ है कि जो बॉडीज़ हैं वो स्कैटर हो गई हैं, दो डायरेक्शंस आ गई हैं या पे स्ट्रेट लाइन से हट गई हैं। तो यहाँ पे अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो एक्सिस इन्वॉल्व होंगे। वो कैसे इन्वॉल्व होंगे ये अब इस डेरिवेशन के अंदर आपको मैं समझाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अलॉन्ग हमने मोमेंटम देखना है। अब ये आप देखें कि आपके पास जो मोमेंटम है ये तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग देखेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को तो आप किसी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं देख रहे, इसको तो आप वैसे ही देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मोमेंटम क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है, तो इसीलिए आपने इसको दोनों डायरेक्शंस के अलॉन्ग देखना है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अलॉन्ग भी, वाई एक्सिस की डायरेक्शन के अलॉन्ग भी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी होती है स्केलर, तो इसीलिए आपने काइनेटिक एनर्जी को किसी डायरेक्शन में नहीं देखना, आपने इसको सिर्फ ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी को आपने देखना है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है कि क्यों आप मोमेंटम को एक्स वाई दोनों एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं और क्यों आप काइनेटिक एनर्जी को वैसे ही ओवरऑल देखते हैं। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशंस यहाँ पे हमने डिराइव करनी है। ये कैसे आती हैं हम देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ दो ही लॉ इस्तेमाल होने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या फिर क्योंकि हमारे पास कोलिजन इलास्टिक है तो इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, तो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की हेल्प से हमने एक इक्वेशन निकालनी है और दो इक्वेशंस हमने मोमेंटम की कंजर्वेशन की हेल्प से निकालनी होगी। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। Consider the motion of two balls of mass m1 and m2 in a straight line with velocities v1 and v2 respectively। अब यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं, एक का मैस m1 है, दूसरे का मैस m2 है। पहले की वेलोसिटी v1 है, दूसरे की वेलोसिटी v2 है और सेम डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहे हैं। अंडरगोइंग एन इलास्टिक कोलिजन विद ईच अदर एज शोन इन फिगर 2.16। ये फिगर 2.16 है, इसके अंदर ये दोनों टकरा रहे हैं और इनके दरमियान जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है कि कोलिजन से पहले इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जीज का सम है वो सम कोलिजन के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जीज का जो सम होगा उस सम के बराबर होगा। ठीक है। अज्यूम द बॉडीज मूव ऑफ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मूव ऑफ का मतलब है दोनों एक दूसरे से अलग होकर मूव होगी। किस डायरेक्शन में? डिफरेंट डायरेक्शंस, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये मूव करेंगी। आफ्टर कोलिजन के बाद विद वेलोसिटीज v1 प्राइम एंड v2 प्राइम मेकिंग एंगल्स θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस। अब ये आपके पास जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन को वो कह रहे हैं एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। जो आपके पास पहली बॉडी है जिसका मैस m1 है वो जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाती है वो है θ1। दूसरी बॉडी जो एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ वो हमारे पास है θ2। तो दोनों के हमारे पास एंगल्स आ गए एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि दोनों के में डायरेक्शंस मिल गई। ठीक है जी। एज ए कोलिजन इज इलास्टिक, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इसलिए अब दोनों चीज़ें यहाँ पे कंजर्व होगी, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। वैसे मोमेंटम हर जगह कंजर्व होता है चाहे जो भी कोलिजन हो, लेकिन जब इलास्टिक कोलिजन हो तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी भी साथ कंजर्व हो जाती है, हम पहले देख चुके हैं। एज ए कोलिजन इज इलास्टिक, क्योंकि कोलिजन हमारे पास इलास्टिक है, सो वी अप्लाई बोथ द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए हम दोनों लॉ यहाँ पे अब इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी इस्तेमाल करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वी रिजॉल्व इट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे एंड अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग बोथ एक्सिस। हम दोनों एक्सिस के अलोंग जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो अप्लाई करेंगे। अब यही बात आपको मैंने पहले बताई है कि क्योंकि हमारे पास मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन है, तो इसलिए आप इस वेक्टर को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे। एक इसका मोमेंटम का कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, एक कंपोनेंट होगा वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है।
मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम किस तरह से कंजर्व होगा, कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हम जानते हैं। आप देखें ये किस तरह से इक्वेशंस आई हैं, ये भी अभी आपको मैं समझाता हूँ, उसके पहले आप ये देख लें मोमेंटम बिफोर कोलिजन इसका क्या मतलब है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन का मतलब ये है, अब देख रहे हैं हम एक्स एक्स के अलोंग, ये आपने याद रखना है एक्स एक्सिस के अलोंग ही देख रहे हैं, हमने इस डायरेक्शन को कहा हुआ है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अंदर ही दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, तो इनका जो मोमेंटम है कोलिजन से पहले वाला वो प्योरली एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही है। तो जो कोलिजन से पहले वाले दोनों के मोमेंटम्स हैं इनको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन के अंदर ही मूव कर रहे हैं। तो कोलिजन से पहले वाला एक्स एक्सिस के अलोंग इस बॉडी का मोमेंटम होगा m1 v1, इसका मोमेंटम होगा m2 v2। तो इन दोनों को सम करने से कोलिजन से पहले वाला जो मोमेंटम है टोटल मोमेंटम वो हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, एक्स के अलोंग। तो हमारे पास ये आ गया m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखना एक्स के अलोंग इनकी कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास ये जो वेलोसिटीज़ हैं इन वेलोसिटीज़ को आप रिजॉल्व करेंगे इनके कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पे आपको जो वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं ये वेलोसिटी के वेक्टर्स हैं। यहाँ पे एक इसका कंपोनेंट होगा ये वाला, ये इसका वाई कंपोनेंट है, क्योंकि इधर हमारे पास होता है एक्स एक्सिस और यहाँ पे ऊपर हमारे पास ये होता है वाई एक्सिस। तो ये वाला इसका जो कंपोनेंट है ये क्योंकि वाई के अलोंग है तो ये क्या बन जाएगा, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये बन जाएगा v2 प्राइम और साथ आएगा इसके साइन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो इसका कंपोनेंट है ये होगा v2 प्राइम और साथ इसके होगा साइन ऑफ, इसका एंगल क्या है, एंगल इसका θ2, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ θ2। ये इसका कंपोनेंट है वाई एक्सिस के अलोंग। और एक्स के अलोंग इसका क्या कंपोनेंट होगा, वो होगा v2 प्राइम इंटू कॉज ऑफ θ2। ये v2 प्राइम कॉज ऑफ θ2 ये आपकी जो वेलोसिटी है v2 प्राइम, बल्कि यहाँ पे हाँ v2 प्राइम ही है, ठीक है। v2 प्राइम जो वेलोसिटी है इसके x के अलोंग जो कंपोनेंट है वो ये है कॉज वाला और इसका जो y के अलोंग कंपोनेंट है वो साइन वाला है, ठीक है। ये आपके पास जो वेलोसिटी v2 प्राइम है इसके कंपोनेंट्स आ गए। तो आपने जब मोमेंटम निकालना है अपनी दूसरी बॉडी का m2 जिसका मैस है x के अलोंग, तो उसके बाद आप इसका मैस तो m1 ही लिखेंगे, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वो कंपोनेंट जो कि x के अलोंग है। वो कौन सा कंपोनेंट है, वो ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। x के अलोंग वाला कंपोनेंट आपने इसका लेना है। उसी तरह से जो आपके पास आपका मैस m1 है इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इसका कंपोनेंट होगा ये इसका y कंपोनेंट होगा, ये इसका x कंपोनेंट होगा। x कंपोनेंट इसका लिखें आप, वो कैसे होगा, वो होगा m2 इंटू, ये मोमेंटम का लिख रहे हैं पहले वेलोसिटी का लिख लें, वेलोसिटी का इसका जो x कंपोनेंट है यहाँ पे होगा इसका x कंपोनेंट वो होगा हमारे पास v1 प्राइम इंटू कॉज ऑफ थीटा, इसका क्या है θ1 है, तो v1 प्राइम कॉज ऑफ θ1। तो इसकी जो वेलोसिटी है v1 प्राइम इस मैस की या इस बॉडी की कोलिजन के बाद वाली, उसका जो x के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो ये है, साथ इसका जो मैस है m1 उसको भी आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो x के अलोंग इसका जो मोमेंटम का कंपोनेंट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहले ये आपने इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट हासिल किया x के अलोंग, क्योंकि मोमेंटम आप x के अलोंग फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए आपको जो वेलोसिटी चाहिए, देखिए मोमेंटम किस तरह से आपको मिलता है, मैस को आपने वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि मोमेंटम आप ले रहे हैं x के अलोंग, मोमेंटम का आप फाइंड कर रहे हैं x कंपोनेंट, तो आपको यहाँ पे फिर वेलोसिटी का भी x कंपोनेंट पुट करना पड़ेगा। जब आप वेलोसिटी का x कंपोनेंट पुट करेंगे तो आपको मोमेंटम का x कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी का आपने x कंपोनेंट फाइंड कर लिया m1 कॉज ऑफ θ1, और जो आपके पास दूसरी बॉडी है इसका जो x कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का वो आपने फाइंड कर लिया m2 इंटू कॉज ऑफ θ2, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दें, ये चीज़ देखिए हमने अब यहाँ पे लिखी हुई है, ये इसका जो मोमेंटम है ये दोनों का मोमेंटम है कोलिजन से पहले वाला और ये दोनों का मोमेंटम है कोलिजन के बाद वाला। ये पहली बॉडी का मोमेंटम है m1 v1 प्राइम कॉज ऑफ θ1 और ये है m2 v2 प्राइम कॉज ऑफ θ2, ठीक है जी। अब ये कैसे आया है, यहाँ पे आपने वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद वाली उसका आपने x कंपोनेंट लिखा है, यहाँ पे दूसरा जो मैस है उसकी भी फाइनल वेलोसिटी जो कोलिजन के बाद वाली उसका आपने x कंपोनेंट लिखा है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो मोमेंटम देखना है वो आपने देखना है x के अलोंग, ठीक है जी। जी आपने एक इक्वेशन निकाल ली, यहाँ पे आपने मोमेंटम कंजर्वेशन देखा अलोंग x एक्सिस, अब आपने अगेन मोमेंटम कंजर्वेशन देखने अलोंग y एक्सिस। देखिए मोमेंटम जो है x और y दोनों के अलोंग जो है ये कंजर्व होगा। अब आपने y के अलोंग देखना है मोमेंटम आपका कंजर्व है, बल्कि कंजर्व तो है, आपने उसकी कंजर्वेशन को इस्तेमाल करना है। इसका क्या मतलब है, मतलब यही है मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम हम देखते हैं y के अलोंग हमारा क्या है। अब देखें y एक्सिस हमारे पास है ये डायरेक्शन, अब देखें आपकी जो दोनों बॉडीज़ हैं वो तो इधर मूव कर रही हैं, ठीक है। मैंने यही कहा था ना कि अब इसकी जो दोनों वेलोसिटीज़ हैं ये प्योरली x की डायरेक्शन में है, तो इसीलिए जो इन दोनों वेलोसिटीज़ का y कंपोनेंट है वो ज़ीरो है। जब दोनों वेलोसिटीज़ का y कंपोनेंट ज़ीरो है तो उसके बाद मोमेंटम भी तो ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर आप y वाला इसका कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं v1 का, तो v1 आपके पास जो इसका y कंपोनेंट तो नहीं है वो ज़ीरो है, तो m1 इंटू ज़ीरो
ये क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास जो पहली बॉडी है इसका जो मोमेंटम है वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो 0 है। उसी तरह से जो दूसरी बॉडी है आपके पास, इसका मैस m2 है, इसका जो वाई कंपोनेंट है वो 0 है, क्योंकि वाई के अलॉन्ग इसकी कोई मोशन ही नहीं है, तो इसीलिए इसका भी वाई कंपोनेंट 0, तो आपको आंसर मिल गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों बॉडीज़ हैं इनकी सारी जो मोशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्स डायरेक्शन के अंदर इनकी सारी मोशन, तो इसीलिए क्योंकि इनकी मोशन एक्स डायरेक्शन में है तो इन दोनों के जो वाई कंपोनेंट्स है मोमेंटम के वो 0 है, तो इसलिए इन दोनों के जो वाई कंपोनेंट्स है मोमेंटम के वो आपने 0 लिख दिए। तो 0 0 जब ऐड होंगे तो आपको आंसर 0 मिल जाएगा। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो 0 है और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा इनका वाई एक्सिस जो है उसके अलॉन्ग वो ये होगा m1 v1 प्राइम साइन ऑफ थीटा 1, और उसके बाद इसका क्या होगा मोमेंटम m2 v2 प्राइम साइन ऑफ थीटा 2। अब देखें मैंने आपको पहले इनके कंपोनेंट्स बता दिए हैं। जो आपके पास पहली बॉडी है इसकी जो वेलोसिटी कोलिजन के बाद वो है v1 प्राइम, इसका y कंपोनेंट आपको मैंने पहले बता दिया कि ये है v1 प्राइम साइन ऑफ थीटा 1, और जो आपके पास दूसरी बॉडी है उसका मैस m2 है और कोलिजन के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो v2 प्राइम है, और इसका जो y कंपोनेंट है कोलिजन के बाद वो ये है v2 प्राइम साइन ऑफ थीटा 2। ये हम डिराइव कर चुके हैं अभी। अच्छा देखिए यहाँ पे आ गया माइनस। अब इस माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब ये है कि दोनों के जो वाई कंपोनेंट्स हैं वो है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अगर आप इनके एक्स कंपोनेंट्स देखें दोनों की उनकी डायरेक्शन थी सेम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें जो इन दोनों के एक्स कंपोनेंट्स थे वो सेम इसी डायरेक्शन में थे, दोनों के एक्स कंपोनेंट्स कोलिजन के बाद, तो इसलिए उन दोनों के साथ आपने साइन लगाया सेम। लेकिन जो इनके वाई कंपोनेंट्स हैं दोनों के वो मुख्तलिफ हैं। जो आपके पास m2 है इसका वाई कंपोनेंट है ऊपर वाली साइड के ऊपर, लेकिन जो आपके पास m1 मैस है इसका वाई कंपोनेंट है नीचे वाली साइड के ऊपर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो इस बॉडी की वेलोसिटी है इसका वाई कंपोनेंट ऊपर है और जो आपके पास नीचे वाली बॉडी है इसका वाई कंपोनेंट है नीचे, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट, तो इसलिए आपने एक के साथ आप माइनस लगाना था, ठीक है। एक की जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसके साथ माइनस लगेगा। इन अदर वर्ड्स जो मोमेंटम का कंपोनेंट है एक के मोमेंटम के कंपोनेंट के साथ माइनस लगेगा, एक के मोमेंटम के कंपोनेंट के साथ प्लस लगेगा, ठीक है। मतलब उनके साइन अपोजिट होंगे। तो हमने m1 के साथ प्लस लगा दिया, इसके साथ माइनस लगा दिया। आप उलट भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप प्लस किसके साथ, यहाँ पे देखें किसके साथ प्लस लगा है, m1 के साथ प्लस लगा है, बिल्कुल यहाँ पर उन्होंने प्लस लगा दिया है m1 के साथ, ठीक है। अब देखिए m1 है नीचे वाली साइड के ऊपर, इसके साथ उन्होंने लगा दिया प्लस, ऊपर वाले के साथ लगा दिया माइनस। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर वाले के साथ आप प्लस लगा दें, नीचे वाले के साथ माइनस लगा दें। उसकी वजह ये कि जब आप ये एक्सेस बनाते हैं वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस ऊपर वाली एक्स एक्सेस से ऊपर जो वाई एक्सेस का पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला होता है नेगेटिव। तो बेहतर ये है कि आप इसके साथ नेगेटिव लगा दें, इसके साथ पॉजिटिव लगा दें, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर जैसे किताब में लिखा हुआ है अगर आप ऐसे ही रहने दें तो इस तरह से भी ठीक है। तो ये हमारे पास रीज़न है कि इन दोनों के जो साइन है वो अपोजिट क्यों हैं, ठीक है जी। तो मैंने देख लिया कि साइन क्यों अपोजिट है। अब देखें हमें दो इक्वेशंस मिल गई। हमने देखें जो मोमेंटम है उसका हमने कंजर्वेशन उसकी इस्तेमाल की। जो मोमेंटम है इसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी कंजर्व होना था, तो इसलिए हमने एक्स के अलॉन्ग कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम बराबर रख दिया, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम और कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम बराबर रख के दूसरी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। उसके बाद हमने अब जो एनर्जी है उसकी हमने कंजर्वेशन देखनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कोलिजन आप देख रहे हैं ये इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। अब इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। अब बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे आपने कोलिजन के बाद हालांकि उनकी डायरेक्शंस जो है वो चेंज हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद आपने इनकी वेलोसिटीज जो इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स नहीं लिखे। उसकी वजह ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है या फिर जो भी एनर्जी है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शंस होती नहीं है, इसीलिए आपने यहाँ पे डायरेक्शंस इन्वॉल्व नहीं की। थीटा जब इन्वॉल्व होता और कंपोनेंट्स जब इन्वॉल्व होते तो फिर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो आती, आपने इसलिए डायरेक्शन को यहाँ पे इग्नोर किया। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, 1/2 mv²। तो आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी कोलिजन से पहले वाली 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, और दूसरी आपके पास जो बॉडी है उसकी आपने एनर्जी लिखी कोलिजन से पहले वाली 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। उसके बाद कोलिजन के बाद वाली आपने दोनों की काइनेटिक एनर्जीज लिखनी है। पहली बॉडी क्या होगी 1/2 m1 v1 प्राइम का स्क्वायर। इसकी जो वेलोसिटी है कोलिजन से पहले v1 थी, कोलिजन के बाद v1 प्राइम हो गई है। दूसरी बॉडी की वेलोसिटी कोलिजन से पहले v2 थी, कोलिजन के बाद v2 प्राइम हो गई है। तो आपने इस तरह से दोनों की जो काइनेटिक एनर्जीज हैं उनको कोलिजन से पहले जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी अलग-अलग उनको ऐड किया, और जो कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी थी उनको आपने ऐड कर दिया। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब आपको कैसे पता कि आपने इनको बराबर लिखना था, हमें टॉपिक के नेम में ये गिवन है कि ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है, और हम जानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है कोलिजन से पहले वाली और कोलिजन के बाद वाली दोनों आपस में बराबर होती हैं। इसीलिए हमने इन दोनों को आपस में यहाँ पे बराबर लिख दिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं। यही 3 इक्वेशंस हमने यहाँ पे डिराइव करनी थी।
अब देखिए हमने यहाँ पे क्या प्रोसीजर अख्तियार किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें गिवन थी। एक हमें गिवन था कि कोलिजन इलास्टिक है, दूसरा हमें गिवन था कि 2 डायमेंशंस के अंदर है। हमने इन 2 वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए ही ये तीनों इक्वेशंस हमने फाइंड कर लिए हैं। तो बेसिक हमारा पर्पज़ यही था कि हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस मोमेंटम की कंजर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए ये इक्वेशन फाइंड करें, अलॉन्ग वाई एक्सिस मोमेंटम की जो कंजर्वेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए हम ये इक्वेशन फाइंड करें, और उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी कंजर्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम ये वाली जो इक्वेशन है ये फाइंड कर लें। तो हमने फाइंड कर ली इक्वेशन, बल्कि तीनों इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। यहाँ पे आगे हमारे पास लिखा हुआ है दीज इक्वेशंस 2.35 टू 2.37। ये कौन सी इक्वेशंस हैं? ये है 2.35 से लेके 2.37 तक, ये 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, इन 3 इक्वेशंस के बारे में कह रहे हैं आर यूज़फुल। ये 3 इक्वेशंस बड़ी मुफीद हैं इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अबाउट इलास्टिक कोलिजन्स इन 2 डायमेंशंस। अगर इलास्टिक कोलिजन्स इन 2 डायमेंशंस के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएँ तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, ये बड़ी यूज़फुल हैं। हमारे पास हो सकता है न्यूमेरिकल्स के अंदर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाएँ जिनके अंदर हमने इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस का कंसेप्ट इस्तेमाल करना हो, तो उस वक्त हम इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे।